अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज में हमारी डिस्कशन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की चल रही थी और टॉपिक जो है वो नेस्टेड इफ एल्स पे हम थे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्विच स्टेटमेंट, जिसमें हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है स्पेसिफिक की प्रेस करने के अकॉर्डिंग जो है स्पेसिफिक आउटपुट कैसे डिस्प्ले की जाती है या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस स्विच स्टेटमेंट की डिटेल डिस्कशन से पहले एक छोटी सी आयत सूरा आले इमरान में है कि जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है और फिर वो बुखल से काम लेते हैं, वो इस ख्याल में ना रहें कि ये बखीली इनके लिए अच्छी है। नहीं, ये इनके हक में निहायत बुरी है। जो कुछ वो अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क़यामत के रोज़ उनके गले का तोक बन जाएगा। ज़मीन और आसमानों की मेरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। तो दोस्तों ये सीधी सीधी वर्डिंग है, इसमें मेरा ख्याल है कोई एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें चाहिए लालच ना करें, कंजूसी ना करें, अल्लाह की राह पे भी खर्च करें, अपने घर वालों पे भी खर्च करना चाहिए। और उसके अलावा ये कि जो लोग छुपा छुपा के माल जमा करते हैं वो माल जो है क़यामत वाले दिन काम नहीं आएगा, उल्टा वो वबाल बन जाएगा। तो ज़मीन आसमान का माल सब अल्लाह का है और हमें चाहिए कि रिस्क जो है वो अल्लाह का रिस्क समझ के और अपना यानी मिल्कियत नहीं समझनी चाहिए और अल्लाह की राह पे खर्च करते रहना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो है उसको 70 गुना बढ़ा के वापस देता है जब हम कुछ भी अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं। तो चलते हैं वापस डिस्कशन पे। हाँ, एक और चीज़ ये कि हद से ज़्यादा खर्च करने वाला भी जो होता है, बेजा खर्च करने वाला, वो शैतान का भाई होता है। ज़्यादा हद से ज़्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए। सो इस स्टेटमेंट में हमारे पास इसकी जो टिपिकल डेफिनेशन अगर डिस्कस करें, द स्विच स्टेटमेंट causes a particular group of statements to be chosen from several available groups। जैसे हमने इफ एल्स कंडीशन में क्या था कि जी स्टेटमेंट में क्या था, कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती थी, उनमें से कोई एक स्टेटमेंट कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट किया करते थे। स्विच स्टेटमेंट भी एक किस्म की आपकी जो नेस्टेड इफ एल्स होती है या मल्टीपल इफ एल्स होती है उस तरह ही काम करती है, लेकिन ये निस्बतन आसान और निस्बतन क्या है कि अच्छे फॉर्मेट में कोड का लिखने का तरीका है। The selection is based upon the current value of an expression which is included within the switch state। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही हम कीवर्ड या वेरिएबल दे देते हैं, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन करते हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसीजन हो जाते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज स्विच, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। मतलब पहले स्विच लिखेंगे, साइंटेक्स तरीका ये है, पहले स्विच लिखेंगे फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखेंगे। Where expression result in an integer value, note that the expression may also be of type of character since individual character have equivalent integer values। मतलब ये मैं आगे आपको एग्जांपल प्रोग्राम में ही समझा सकता हूँ, अभी अगर आपको समझ ना आ रहा हो। The embedded statement is generally a compound statement that specifies alternate courses of action। Each alternative is expressed as group of one or more individual statements within the overall embedded statement। तो ये यहाँ पे embedded statement जस्ट लाइक कंपाउंड स्टेटमेंट ही डिस्कशन हो रही है।
कंपाउंड स्टेटमेंट की डिस्कशन जो है, एक्सप्लेनेशन, वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में ही फेल्स के टाइम पे आप लोगों को गाइड किया था, आइडिया दिया था। For each alternative, the first statement within the group must be preceded by one or more case labels. The case label identify the different group of statement, different alternatives, and distinguish them from one another. तो ये कंडीशंस कैसे डिफरेंट, हम डिफरेंट केसेस कैसे बनते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम के ज़रिए ही समझा सकता हूँ। ये हमारे पास एक कोड है, प्रोग्राम है कि जी सपोज कि कोई से दो नंबर हम यूज़र से एंटर कराना चाहें, तो उसके लिए वेरिएबल लेंगे ए एंड बी, इंटीजर टाइप का हमने ले लिया, और तीसरा एक करेक्टर वेरिएबल सी ले लिया। अब यूज़र से कहते हैं जी इंटर फर्स्ट नंबर, तो सी ने लिखेंगे हम, और सेकंड देन हम यूज़र से कहते हैं जी इंटर सेकंड नंबर, तो उसके बाद यूज़र को हम कह देते हैं सीन बी, इंटर योर चॉइस। उसके बाद काफ़ी सारी लाइनें जो हैं एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट करानी हो, तो सी आउट इंटर योर चॉइस, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 फॉर सब्ट्रैक्शन, 4 फॉर डिवीजन। इनमें से कोई सा आप नंबर प्रेस करें तो आपका कंसर्न जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म हो। उस चीज़ को यूज़र को दिखाने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, ये सी आउट के ज़रिए से स्क्रीन पे ये चीज़ें डिस्प्ले करा देंगी। उसके बाद सी इज इक्वल टू गेट सी एच ई, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कीबोर्ड पे इसका एक किस्म का ध्यान रहता है। कीबोर्ड से जो ही कोई बटन प्रेस होगा, वो उस बटन उसकी वैल्यूज़ को, बटन की वैल्यू को उठा के सी वेरिएबल को दे देगा। सी वेरिएबल क्या है, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो यही सी वेरिएबल के अंदर कैट सी एच ई फंक्शन के ज़रिए से, ये फंक्शन है जो कि कोनियो के अंदर डिफाइन होता है, हेडर फाइल कोनियो जो है उसके अंदर डिफाइन होता है। तो इसके ज़रिए से क्या होगा कि सी के अंदर वैल्यू कोई चली जाएगी, सी जो है स्विच स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, और स्विच स्टेटमेंट में सपोज कि यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया था 2, तो स्विच क्या करेगा कि अपनी करली ब्रैकेट्स के अंदर जो केस नंबर 2 होगा उस पर मूव कर देगा, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू हमने जो करेक्टर वैल्यू है वो 2 प्रेस करा दी, तो हमारे पास केस 2 पे वो जाएगा, और केस 2 के बाद जो कुछ भी लिखा होगा, लाइक केस 2 में लिखा हुआ सी आउट मल्टीप्लिकेशन इज ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ए और बी का जो है मल्टीप्लिकेशन का आंसर डिस्प्ले करने के बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मीन के मजीद कोई चीज़ डिस्प्ले पे नहीं आएगी। तो ये स्विच स्टेटमेंट की वर्किंग का एक तरीका है, और इसका मैं आपको प्रॉपर जो है कंपाइलर पे भी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, और थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे कि कैसे जो है स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है। इस तरीके से 1 2 3 केस और 4 केस हमारा डिवीजन का वो यहाँ पे मेंशन है। हर केस के बाद ब्रेक लगाई जा रही है ताकि जो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप है वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ अटैच ना हो सके। और एट द एंड क्या है कि अगर कोई बंदा रॉन्ग चॉइस इंटर कर देता है जो अवेलेबल चॉइसेस में नहीं है, तो उसको डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर कंसीडर किया जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास सी आउट इनकरेक्ट चॉइस ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट की जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मज़ीद इसको जो है कंपाइलर पे मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा वही प्रोग्राम है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस के लिहाज से भी मैंने परफॉर्म करके ट्राई कर देखा है। स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करने के लिए मैं लाइंस को थोड़ा सा ऊपर करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों एक ही लाइन में कोड लिख लेने से कोई मसला नहीं होता। आउटपुट जो है आप डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रोग्राम भी चला सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपकी जो ये सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन पे आपका जो कोड है
वही किस्म का एक लाइन की एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है, वहां से नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जैसे डिफ़ॉल्ट केस या पूरा कोड सामने आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा था, तो ऐसे करते हैं, बल्कि यहाँ से भी ये कर्ली ब्रैकेट में ऊपर ले गया ताकि हमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नज़र आ सके। ये जी हमें, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पूरा का पूरा प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या है जी, ए और बी इंटीजर वैल्यू लिया हमने, तो ऐसे दो इंटीजर वेरिएबल हमने ले लिए, ए एंड बी। देन उसके बाद करेक्टर सी ले लिया। अच्छा जी, उसके बाद यूज़र से हम कहते हैं जी फर्स्ट नंबर इंटर करें, तो सीन ए के ज़रिए से फर्स्ट नंबर जो है उसकी वैल्यू इंटर करा देंगे। तो देन उसके बाद यूज़र से कहते हैं जी सेकंड नंबर इंटर करो, तो सीन बी के ज़रिए से सेकंड नंबर यूज़र इंटर कर देगा। देन उसके बाद चॉइसेस यूज़र से लेना चाहें, तो ये चॉइसेस हमने दे दिया कि प्लस का बटन प्रेस करने से एडिशन होगा, माइनस का बटन प्रेस करने से जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे हाँ, मल्टीप्लिकेशन का बटन अगर स्टैरिक प्रेस करेंगे तो उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और अगर स्लैश बटन प्रेस करेंगे तो आपको डिवीजन का आंसर मिलेगा। इसी तरीके से लाइन नंबर 11 जो है वो यूज़र से जो बटन प्रेस करने के बदले जो भी वैल्यू सेव करानी है वो सीन सी के ज़रिए से वेरिएबल सी के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। अब गेट सी एच ई के ज़रिए से भी यही काम हो सकता है, और सिंपली करेक्टर वेरिएबल सी के अंदर जो भी वैल्यू आई वो एज इट इज़ हम स्विच के अंदर दे दें, तो उससे भी हमारे पास वैल्यू असाइन हो रही है। देन उसके बाद एडिशन का केस है, मल्टीप्लिकेशन का केस है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, ये केसेस जो है दिए हुए हैं जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, और एक जो है डिफ़ॉल्ट केस भी हमने बनाया हुआ है। अब इसको जो है एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कंपाइल करते हैं जी, कंपाइलेशन पे 0 एरर है हमारे पास। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट स्क्रीन नज़र आती रहे। देन उसके बाद हम इंटर कंपाइल के बाद रन प्रेस करते हैं। रन का बटन प्रेस करते ही हमारे पास क्या लिखा आ रहा है जी, इंटर। एक सेकेंड में स्क्रीन आपको दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे ले जाओ। ये लाइन नंबर 6 पे जैसे हमने ये इंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है और उसके बाद ब्लिंकिंग हो रही है सीन ए की वजह से, सीन ए की वजह से ब्लिंकिंग हो रही है, तो ए की वैल्यू हमने कोई असाइन करने, सपोज के 33 जो है हमने ए की वैल्यू इंटर कर दी। देन उसके बाद लाइन नंबर 7 पे लिखा हुआ है इंटर सेकंड नंबर, उसके बाद ब्लिंकिंग हो रही है, तो सेकंड नंबर की वैल्यू अगर हमने इंटर करनी है तो जिस सपोज के सेकंड नंबर हमने इंटर कर दिया, सपोज के 11 इंटर कर दिया। जो इंटर प्रेस किया तो लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 10 तक, बेसिकली 8 से 10 तक दरमियान में मल्टीपल लाइंस भी हैं, सेमीकोलन से हमने जो अलग अलग लाइंस बताई हुई हैं, तो वो सारी की सारी सी आउट की स्टेटमेंट्स हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ गई हैं। लाइक एडिशन लिखा आ गया, मल्टीप्लिकेशन लिखा आ गया, डिवीजन लिखा आ गया, सब्ट्रैक्शन लिखा आ गया। अब जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है वो वाला कीवर्ड हमने या वो वाला पंक्चुएशन या की प्रेस करनी है। सपोज के मल्टीप्लिकेशन जो है बटन प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करते ही मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज 363। तो जो ही मैंने सी की वैल्यू सपोज के यहाँ पे एस्टेरिक पहुंचाई, तो एस्टेरिक ने फौरन से जाके लाइन नंबर 16 वाला केस, एस्टेरिक वाला जो केस है वहाँ पे पहुँच के उसने मल्टीप्लिकेशन वाली जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक लगा दी।
अच्छा, सपोज कि अगर हम यहाँ पे लाइन नंबर 18 पे जो ब्रेक है, इस ब्रेक को हम खत्म करते हैं तो क्या हमारे पास आता है? सॉरी, यहाँ पे सी वापस लिख दो। हमने वैल्यू इंटर की 33, 11, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रेक ना होने की वजह से क्या हो रहा है जी, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर भी आ रहा है, और उससे अगला जो मतलब अगली स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्शन वाली, लाइन नंबर 20 पे जो लिखी हुई है, वो सब्ट्रैक्शन करके भी जो आंसर बनता है वो भी हमारे पास डिस्प्ले पे आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ब्रेक जो है वो ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह बल्कि पहले मैं ब्रेक यहाँ पे दोबारा से डाल दूँ। ये ब्रेक वही पहले वाली, और मैंने क्या किया कि केस मल्टीप्लिकेशन वाला जो है उसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट की बजाय मल्टीपल स्टेटमेंट्स डालना चाह रहा हूँ, और दूसरी स्टेटमेंट पे मैं लिखना चाह रहा हूँ कि जी थैंक्स, थैंक्स लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, और कुछ नहीं लिखना चाह रहे, हम कोई आंसर नहीं लिखना चाह रहे, जस्ट थैंक्स लिखना चाह रहे हैं। और जो पहला आंसर है उसके बाद हम एंड लाइन लिख देते हैं ताकि थैंक्स हमारा नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। वैसे स्लैश एन से भी नेक्स्ट लाइन आ जाती है। अच्छा जी, देखें, दोबारा देखें कि हम कहते हैं प्रोग्राम में फर्स्ट नंबर इंटर किया, फर्स्ट नंबर हमने 33 इंटर कर दिया, सेकंड नंबर हमारे पास 11 इंटर कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ जी, मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस किया जी, मल्टीप्लिकेशन इज 363 और साथ में थैंक्स का मैसेज भी लिखा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी केस के अंदर एक से ज़्यादा सी आउट एक्टिविटी या कोई एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा तरतीब से दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ कि जी सपोज के एक नंबर हमारे पास 11 है, दूसरा नंबर 2 है, और सबसे पहले मैं एडिशन करना चाह रहा हूँ, तो एडिशन इज 13। ये कहाँ से आया जी? जो ही मैंने केस के अंदर एडिशन लिखा तो उसने लाइन नंबर 13 पे जाके केस एडिशन वाला फाइंड किया, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था उस केस के अंदर उसने वो परफॉर्म किया, और बाकी जितनी भी लाइंस कोडिंग की लिखी हुई है उसको इग्नोर कर दिया उसने। तो असल चीज़ समझने वाली वो यही है कि स्विच स्टेटमेंट क्या करती है कि मल्टीपल हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी होती हैं, मल्टीपल जो लाइंस लिखी होती है कोडिंग की, उनमें से आप चाहते हैं कि हमारी मर्जी की जो लाइन है वो आउटपुट स्क्रीन पे आए, बाकी लाइन जो है इग्नोर हो जाए, डिलीट हो जाए, या मतलब सॉरी इग्नोर हो जाए और वो कंसीडर ही ना हो। तो उसका तरीकाकार यही है। ये सेम ऐसे जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट पे हमने काम किया, उसमें भी ऐसे ही होता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि स्पेसिफिक कीवर्ड के ज़रिए से सिलेक्शन किया। अच्छा, मैं आपको रॉन्ग स्टेटमेंट इंटर करके दिखाता हूँ ताकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट का भी आइडिया हो सके। सपोज के नंबर हमने 2 इंटर कर दिए, उसके बाद यहाँ पे मैंने कि जी कोई प्लस माइनस ये जो लिखे हुए हैं इसकी बजाय मैं कोई वर्ड लिख देता हूँ डब्ल्यू। जो ही मैंने डब्ल्यू लिखा तो आंसर क्या आ गया जी, हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे इनकरेक्ट चॉइस लिखा आ गया। तो ये हमारा एक जो है प्रोग्राम था। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सपोज़ कि अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश जो लिखी हुई थी हमने वो तो लिखी हुई कि जी मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस करने से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला केस एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 17, 18 एग्जीक्यूट होगी। तो मैं यहाँ पे केस मल्टीप्लिकेशन के बजाय यहाँ पे बना देता हूँ जी, कोई और बना देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। केस हमारे पास बन गया 3 वाला। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ये जी मल्टीप्लिकेशन लिख के इंटर प्रेस किया तो इसने क्या कह दिया जी, इनकरेक्ट चॉइस, क्योंकि उसके पास अवेलेबल जो केस था वो मल्टीप्लिकेशन वाला केस अवेलेबल ही नहीं है। ये जो कीवर्ड हमने, ये जो की हमने डिसाइड की थी मल्टीप्लिकेशन की स्टार वाली, तो स्टार वाला केस ही अवेलेबल नहीं है। जब स्टार वाला केस अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम है वो इनकरेक्ट साइड पे
आपको मूव करा देगा। कंपाइलर जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट का क्या है मैसेज प्रिंट करा देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ था। हाँ, अब सपोज कि तो हमें तो पता है कोड के अंदर 3 लिखा हुआ है, तो अगर हमें चॉइसेस कह भी दी जाए कि जी प्रेस करो स्टार, लेकिन मैं यहाँ प्रेस करता हूँ 3, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है केस हमारे पास जो जो अवेलेबल होंगे, जिस जिस की प्रेस करने वाले केसेस आप बनाते जाएंगे, वो आंसर आपके पास डिस्प्ले होंगे। जो केस हमारे पास नहीं होगा तो इनकरेक्ट चॉइस पे चला जाएगा। अब डिवीजन वाला काम भी करके देख लेते हैं जी। सपोज 2/2 कर लेते हैं जी। दूसरा नंबर ये है, डिवाइड का साइन प्रेस करके इंटर प्रेस किया तो डिवीजन इज 1 लिखा आ गया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट की डिटेल समझ आ गई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम या चेंजेस जितनी भी हों, आई होप आप लोग आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ये जो डिस्कशन हमने की थी, इफ एल्स स्टेटमेंट हो चाहे स्विच स्टेटमेंट हो, ये बेसिकली हमारा मेन मकसद जो है वो है आउटपुट स्क्रीन पे अपनी मर्जी से आउटपुट दिखाना, और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंपाइलर के ज़रिए से कंट्रोल करना। कंपाइलर का कंप्लीट एक्सेस हमने कंट्रोल करना। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, ये थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जैसे हमने शुरू शुरू वाले प्रोग्राम किया था हेलो वर्ल्ड वाले और दूसरे तीसरे, उसमें क्या होता है पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक लाइन बाय लाइन जो है कोड जो है रीड हो रहा होता है, दरमियान में कोई लाइन इग्नोर नहीं हो रही होती है। यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड रीड होने का कॉन्सेप्ट इंटरप्रेटर वाला नहीं, बल्कि सारी लाइंस रीड होना और सारी लाइंस का आउटपुट स्क्रीन पे आना, या सारी लाइन का रिलेटेड जो डिसीजन है, एग्जीक्यूशन है, इंस्ट्रक्शंस का परफॉर्म होना, यहाँ पे मकसद है। The control flows from one statement to other in a logical sequence. All statements are executed exactly once. इसमें कोई repeat नहीं होती, एक ही दफा execute होती है statement. It means that no statement is skipped and no statement is executed more than once. तो एग्जांपल मैंने आपको बता दी, सिंपल जो प्रोग्राम हम डिस्प्ले किया करते थे या कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम किया करते थे, तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होती थी वो एज इट इज डिस्प्ले पे आ जाती थी। Suppose program inputs 2 numbers and display average on screen. The program uses 2 statements to input numbers, 1 statement to calculate average, 1 statement to display average number. These statements are executed in a sequence to find the average number. All statements are executed once when the program is executed. सिलेक्शन में हमारे पास क्या होगा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर selects a statement or set of statements to execute on the basis of a condition. In this structure, statement or set of statement is executed when a particular condition is true or ignored when the condition is false. तो दोस्तों जैसे हमने if else स्टेटमेंट देखा, स्विच स्टेटमेंट देखा, ये हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट की कैटेगरी आ जाती है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर कैटेगरी में आ जाती है। मेरा ख्याल है इसकी एग्जांपल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो 2-3 प्रोग्राम्स हैं वो इसी सिलेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेपिटेशन। थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर है रेपिटेशन का। सपोज कि आप कोई सी भी जो है स्टेटमेंट है, कोई सी भी इंस्ट्रक्शन है, कोई सी भी लाइन है कोड की, उसको चाहते हैं कि कंपाइलर बार बार रीड करे। सपोज कि हमने लिखा हुआ है सी आउट पाकिस्तान, तो उस सी आउट पाकिस्तान को या सी आउट इंडिया एक लाइन लिखी हुई, तो उसको जो है कंपाइलर 10 दफ़ा प्रिंट करे, तो उसके लिए क्या होता है रेपिटेशन वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाया जाता है, लूप्स लगाई जाती है। लूप्स जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें लूप्स की डिस्कशन है। A repetition structure executes a statement or set of statements repeatedly. It also known as iteration structure or loop. There are different types of repetition structures in C++. There are these are while, do while and for loop. Then उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है फंक्शन कॉल है, जो लूप्स की एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर फ्लो डायग्राम के लिहाज से लूप को थोड़ा समझना है तो कंडीशन पहले चेक की जाती है, उसके बाद कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, और जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो स्टेटमेंट रिपीट रिपीट एग्जीक्यूट होती रहती है। जो ही आपकी जो सॉरी कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती है। जो ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे कोड जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाते हैं। फोर्थ जो टाइप है स्ट्रक्चर की वो है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है कि ये डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास सपोज के 30-40 लाइंस का कोड है, तो वन बाय वन लाइंस जो है एग्जीक्यूट होती जाएंगी। जो ही फंक्शन कॉल फंक्शन एक हमारे सामने जो है कोड में लिखा होगा, फंक्शन कैसे बनाते हो नेक्स्ट जो है आपको लेक्चर्स में फंक्शंस की डिटेल भी बताऊंगा। तो फंक्शन का जो ही कोड आपके सामने आएगा तो उस दौरान क्या होता है, कंपाइलर फौरन से फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ चला जाता है। जैसे कि गेट ची फंक्शन अभी मैं दिखा रहा था, वो गेट ची पे जो ही कंपाइलर आएगा तो फौरन कोनियो के अंदर चला जाएगा और कोनियो के अंदर फंक्शन की स्टेटमेंट डिटेल, डेफिनेशन और फंक्शन की वर्किंग की जो डिटेल्स होगी उसको रीड करने लग जाएगा, और आपके पास जो है कोड को जो है एग्जीक्यूट करके इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये सेक्शंस फंक्शंस की परफॉर्म हो जाएंगी तो फिर वापस आके फंक्शन वाली लाइन से अगली लाइन पे मूव करके जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिस्कशन थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है लूप्स के ऊपर है। तो आई होप आप लोगों को जो है प्रोग्राम की भी समझ आ गई होगी, और जो थ्योरेटिकल डिस्कशन हमने स्ट्रक्चर्स की, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, वो भी हमें समझ आ गई होगी। तो बहुत अहम टॉपिक था ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर, खासकर जो सिलेक्शन वाला था वो हमने कर लिया है, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी किए हैं। नेस्टेड लूप हो चाहे सॉरी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हो चाहे स्विच स्टेटमेंट हो। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल। आपके जितने भी कोई सजेशंस या क्वेश्चन हैं आप कमेंट में भी टाइप करके पूछ सकते हैं। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।